मैं भानुप्रिया वैष्णव जीएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं महाअभ्यास सीरीज चल रही है और इस महाअभ्यास सीरीज में हम लोग डेली यूनिट वाइज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। उसी कड़ी में कल हमने यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए थे और आज हम यूनिट 2 के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इस बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए धमाकेदार सीरीज चलाई गई है। रामबाण और ब्रह्मास्त्र तो हर बार आते हैं, उसी तरह इस बार भी आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये महाअभ्यास सीरीज भी आप लोगों को बिल्कुल लगानी चाहिए। कल जिन लोगों ने महाअभ्यास सीरीज में पार्टिसिपेट किया था वो लोग उन्होंने देखा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, लेवल के थे, प्रीलिम्स में आने जैसे क्वेश्चन थे। ठीक उसी तरह आज हम यूनिट 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए। ये है रामबाण बैच यानी कि सच में रामबाण बैच। इसमें आप लोगों को एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी प्रीलिम्स की। इसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे रिकॉर्डेड। तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ भी ज़्यादा पता नहीं है प्रीलिम्स को लेकर कि कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो लोग इस कोर्स को प्रीफर कर सकते हैं। साथ ही यह है एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज तो देखो सबको लगानी चाहिए, चाहे उसे कितना भी ज्ञान हो या कितना भी आता हो नहीं आता हो, वो कितनी भी बार एग्जाम दे चुके हैं, हर बार निकालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज हर कोई देता है और देना भी चाहिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज देने से हमें ये पता चल जाता है कि हम कितने पानी के अंदर है और कितने बाहर, यानी कि हम कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें याद है या नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं उसका हम सही से उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पुराने पेपर्स को एनालिसिस करते हुए ये टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। तो आप सभी लोग ज़रूर इसके डेमो टेस्ट जो है वो दें, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज़रूर परचेस करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो इससे पहले प्रीलिम्स हुई थी उसमें भी लगभग 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज को लगाया और उसके बाद उनका जो है प्रीलिम्स क्लियर भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये टेस्ट सीरीज पावरफुल तो है, तो आप लोग ज़रूर इस पावर बैंक का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। यूनिट 2 के आज क्वेश्चन लिए हैं हमने। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? समुद्रगुप्त, कनिष्क, पुलकेशिन द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन है आपके सामने समुद्रगुप्त, कनिष्क, पुलकेशिन द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन एवरेज है, ज्यादा टफ भी नहीं है, बता सकते हैं आंसर। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है इसका सी, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे रवि कीर्ति। कौन? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने रचना की थी ऐहोल अभिलेख या ऐहोल प्रशस्ति बोल सकते हैं। तो ये रचना करी थी रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति ने इस अभिलेख में जो है पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसाएं की है, उनके युद्धों के बारे में लिखा है, क्या जो जीता उन्होंने वो सब मेंशन किया है। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एक जानकारी और, जो हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था और फिर फाइनल में ये डिसाइड हुआ कि नर्मदा नदी से ऊपर का क्षेत्र हर्षवर्धन का, नर्मदा नदी से दक्षिण में जो है शासन रहेगा पुलकेशिन द्वितीय का। और उस युद्ध में ये जीत भी गए थे। पुलकेशिन द्वितीय है हर्षवर्धन को हराकर जीत चुके थे। उसी उपलक्ष्य में इन्होंने बहुत सारी उपाधियां भी धारण करी, जैसे कि दक्षिणापथेश्वर आदि। ठीक है, तो ये तो है रवि कीर्ति का ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के लिए। अब समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति, है ना। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से, और ये किसने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति? जल्दी से कमेंट कर दीजिए प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, और बाकी तो कनिष्क ये अपने कुषाण वंश के शासक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी बिल्कुल सही, हरिसेन ने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति।
अगला प्रश्न है आपके सामने, शतपथ ब्राह्मण में कुल कितने रत्निन, रत्निन यानी कि उच्च पदाधिकारी का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में कितने रत्निन का उल्लेख है? ऑप्शन है 12, 18, 23 या 28। ये ध्यान रखिएगा, रत्निन मतलब क्या है? रत्निन यानी कि उच्च पदाधिकारी। वैदिक काल में जो उच्च पदाधिकारी यानी कि जो राजा की सहायता के लिए जो पदाधिकारी होते थे उन्हें रत्निन कहा जाता था। मेंस में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो बताइए आंसर, 12, 18, 23 या 28। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, 12। रत्निन की संख्या राजा सहित, ध्यान रखिए, राजा सहित रत्निन की संख्या हुआ करती थी 12। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? प्रश्न है आपके सामने, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? रुद्रदामन, राजा खारवेल, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? जल्दी से बता दीजिए आंसर। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका करेक्ट आंसर है राजा खारवेल। ये कहाँ के राजा थे? ये कलिंग के राजा थे। कहाँ के? कलिंग के राजा। और कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी थी तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली और कलिंग के राजा थे खारवेल। इनका संबंध है हाथी गुम्फा अभिलेख से। अब देख लीजिए बाकी लोगों के बारे में, बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते। रुद्रदामन का संबंध है गिरनार अभिलेख से। गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन शक वंश के प्रतापी शासक थे। इन्होंने सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलाए। किसने? रुद्रदामन ने। और रुद्रदामन ने क्या किया, जल्दी से बताइए। पहला विशुद्ध संस्कृत अभिलेख किसने लिखा था? रुद्रदामन ने लिखा था, वही है गिरनार अभिलेख। ठीक है, और स्कंदगुप्त से संबंधित है भीतरी अभिलेख। इस अभिलेख में हुणों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। और समुद्रगुप्त से संबंधित अभी देखा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक ने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी? प्रश्न, किस शासक ने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की? ऑप्शन है बहलोल लोदी, खिज्र खां, शेर शाह या मुबारक शाह। प्रश्न बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट है। बताइए आंसर इसका। बहलोल लोदी, खिज्र खां, शेर शाह या मुबारक शाह? सो द करेक्ट आंसर इज बी, खिज्र खां। खिज्र खां ने धारण करी थी रैयत-ए-आला की उपाधि। ठीक है, और खिज्र खां किस वंश के शासक थे? ये संयद वंश। संयद वंश की स्थापना किसने करी थी? संयद वंश की स्थापना करी थी खिज्र खां ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? कौन था? पीकॉक थ्रोन। मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जहांदर शाह, फर्रुखसियार, शाह आलम द्वितीय या मोहम्मद शाह? कौन थे? बताइए महानुभाव। इसका करेक्ट आंसर है यहां पर मोहम्मद शाह रंगीला। कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। क्या हुआ था ऐसा कि यही अंतिम बादशाह बन गए इस पे बैठने वाले? तो इस समय हुआ था नादिर शाह का आक्रमण। किसका आक्रमण हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। किस वर्ष हुआ था ये आप कमेंट में करके बताइए। नादिर शाह का आक्रमण किस वर्ष हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। इस आक्रमण में क्या हुआ? इस आक्रमण में नादिर शाह ने बहुत भयानक आक्रमण किया। बहुत सारी जो है पैसे, धन दौलत लूट के ले गया। उसी के साथ ही ये मयूर सिंहासन भी ले गया। साथ में मयूर सिंहासन लेके चला गया, पीकॉक थ्रोन।
किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था बेबादल खां से, ठीक है। और फर्रुख सियार को कहते हैं घृणित कायर। घृणित कायर किस शासक को कहते हैं? फर्रुख सियार को। और जहांदर शाह को क्या बोलते हैं? लंपट मूर्ख शासक कहते हैं जहांदर शाह को, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय के साथ क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध लड़ा था शाह आलम द्वितीय ने, है ना। बक्सर का युद्ध लड़ा था, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई और उस संधि के तहत क्या हुआ था? शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया था। फिर बाद में महादजी सिंधिया और बाकी लोगों के प्रयासों से इन्हें फिर से जो मुगल के शासन या सम्राट है वो पद वापस से इनको सौंपा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता किसे माना जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी, थॉमस मुनरो रीड, वेलेज़ली और डलहौजी। टेक योर टाइम और आंसर दे। हॉल्ट मैकेंजी, थॉमस मुनरो, वेलेज़ली, डलहौजी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता माने जाते हैं थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। दो व्यक्ति थे, एक थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो इन दोनों ने क्या किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब बाकी ऑप्शन पे भी एक बार नजर घुमा लेते हैं। हॉल्ट मैकेंजी, इन्होंने चलाई थी महालवाड़ी व्यवस्था। वेलेज़ली, इन्होंने चलाई थी सहायक संधि। अब कमेंट करके बताइए कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला जो राज्य कौन था? पहला वंश या जो भी बोल सकते हैं। सबसे पहले किस जो शासक ने ये सहायक संधि स्वीकार करी थी? कमेंट में बताइए। और डलहौजी ने चलाई थी हड़प नीति, ठीक है। डलहौजी ने चलाई थी हड़प नीति। जी बिल्कुल सही। सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया था। अब ये भी बता दीजिए, हड़प नीति, सबसे पहले हड़प नीति के अंतर्गत आने वाला पहला राज्य कौन सा था? हड़प नीति के अंतर्गत आने वाला, कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? हु इज द लीडर ऑफ नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? करमशाह, सिद्धू, कान्हो, चांद, भगत जवाहरमल या दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास? कौन थे नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता? बताइए। करमशाह, सिद्धू, कान्हो, चांद या भगत जवाहरमल या दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास? तो देखते हैं यहां पर करेक्ट आंसर है इसका दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। करेक्ट आंसर है यहां पर डी, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नील विद्रोह के नेतृत्व करता है। तो बाकी ने किसका नेतृत्व किया? कुछ न कुछ तो किया होगा, देख लेते हैं। करमशाह ये पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व करता थे, पागलपंथी विद्रोह के। सिद्धू, कान्हो और चांद लास्ट टाइम पेपर में पूछा भी गया था, संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता है ये। भगत जवाहरमल ये कूका विद्रोह के नेतृत्व करता, ठीक है। और दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास नील विद्रोह के। अगला प्रश्न है कथन है ये। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसने कहा? तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसने कहा? वीडी सावरकर, टी.आर. होम्स, जेम्स आउट्रम या आर.सी. मजूमदार? आराम से सोच समझ के बताइए आंसर। देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है यहां पर डी, आर.सी. मजूमदार।
ये कथन किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था। और जेम्स आउट्रम ने क्या कहा था? जेम्स आउट्रम ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम, है ना। होम्स ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है वो बर्बरता व सभ्यता के मध्य युद्ध है। बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध, ये कहा होम्स ने। जेम्स आउट्रम ने कहा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। और वीडी सावर ने इसको कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये किसने कहा? वीडी सावरकर ने कहा। अगला प्रश्न, करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? थोड़ा टफ क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी या वीडी सावरकर? कौन कह सकता है ऐसी बात? सोचिए। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कहा था, इन्होंने जो है लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। औरंगजेब का शासन बहुत भयानक वाला था, जानते ही हैं। और लॉर्ड कर्जन ने भी ऐसे बहुत सारे काम किए, जैसे कि बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वंश की राजधानी थानेश्वर थी? किस वंश की राजधानी थानेश्वर थी? शक वंश, वर्धन वंश, पाल वंश या सेन वंश? आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर कीजिए। शक वंश, वर्धन वंश, पाल वंश या सेन वंश? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, वर्धन वंश। वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर, है ना। और पाल वंश की राजधानी बताइए, पाल वंश की राजधानी क्या थी? पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। सेन वंश की राजधानी थी नदिया, लखनौती, नदिया और लखनौती। और शक वंश, देखो शक वंश की ना बहुत सारी शाखाएं, लगभग 5 शाखाएं यहाँ भारत में आई थी। तो 5 शाखाओं में से एक शाखा की राजधानी मिलती है तक्षशिला। बाकी शाखाओं की राजधानी का उल्लेख ऐसा बुक्स में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है कहीं, ठीक है। तो जो दूसरे नंबर की शाखा थी उसकी राजधानी थी तक्षशिला। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 1919 के जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो, लिनलिथगो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या मॉन्टेक्यू? बताइए आंसर जल्दी से। लॉर्ड मिंटो, लिनलिथगो, चेम्सफोर्ड या मॉन्टेक्यू? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना। 1919 के जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में वायसरॉय थे चेम्सफोर्ड, जबकि मॉन्टेग्यू थे उस वक्त सचिव, है ना। ये थे सचिव और ये थे चेम्सफोर्ड वायसरॉय, ठीक है। और ये जो लॉर्ड मिंटो है ये 1919 के समय में थे, है ना। और बाकी लिनलिथगो थोड़ा आगे आते हैं 1940 के आसपास। अगला प्रश्न देखिए, उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख कहाँ मिलता है? अब इस देखो प्रश्न में ही एक आंसर छुपा हुआ है। एक चीज तो आपको यहीं से पता चल जाएगी कि अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षा दीक्षा किसने दी? उपगुप्त ने दी। अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? महावंश, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र या इंडिका? कहाँ मिलता है इसका उल्लेख? सो इसका करेक्ट आंसर है बी, दिव्यावदान। दिव्यावदान ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ में पता चलता है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षा दीक्षा दी थी, ठीक है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जानते ही हैं, प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। महावंश ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। अगले प्रश्न, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासक ने बनवाया? एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासक ने बनवाया? ऑप्शन
ययाति केसरी, कृष्ण प्रथम, भीमदेव प्रथम या विमल शाह? इलिमिनेशन मेथड यहां प्रयोग करें तो आंसर मिल जाएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? करेक्ट आंसर है यहां पर बी, कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने बनवाया कैलाश मंदिर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ययाति केसरी, इन्होंने बनवाया लिंगराज मंदिर। कहां पर है ये? उड़ीसा में, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर। भीमदेव प्रथम, इन्होंने बनवाया मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, सन टेम्पल, और ये कहां पर है? गुजरात में। और विमल शाह ने बनवाए दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाए विमल शाह ने माउंट आबू राजस्थान में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में और लिंगराज मंदिर उड़ीसा। और कृष्ण प्रथम ने बनवाया एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतुहात-ए-फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी फतुहात-ए-फिरोज शाही पुस्तक? ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, फिरोज शाह तुगलक और मिन्हाज उस सिराज। किसने लिखी? जल्दी से बताइए। फतुहात-ए-फिरोज शाही। सो देख लेते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। फतुहात-ए-फिरोज शाही पुस्तक ये लिखी है फिरोज शाह तुगलक ने। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख-ए-फिरोज शाही, तारीख-ए-फिरोज शाही, फिरोज शाही ये लिखी जियाउद्दीन बर्नी ने। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है तारीख-ए-मुबारक शाही, तारीख-ए-मुबारक शाही लिखी याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज ने लिखी है तबाकत-ए-नासिरी। ये देखो पुस्तकें, पीएससी की आदत है पुस्तकें मुगल कालीन या सल्तनत कालीन पुस्तकें वो पूछता रहता है ना, तो थोड़ी किताबों का देख लेवे, सारी किताबें एक बार देख लेवे आप लोग। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी? किस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? किस युद्ध में धारण करी? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, खानवा का युद्ध, है ना। कब हुआ था खानवा का युद्ध? 1527 में। और किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य। और जब राणा सांगा को बाबर ने हरा दिया तो फिर इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी। पानीपत का पहला युद्ध ये कब हुआ? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, मेदिनी राय और बाबर के बीच। और घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, अफगान महमूद लोदी और बाबर के बीच। और इन सब में बाबर की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान-ए-इंशा, दीवान-ए-इंशा का संबंध किस विभाग से है? राजस्व विभाग, सैन्य विभाग, विदेश विभाग या संचार विभाग? दीवान-ए-इंशा विभाग का संबंध किस विभाग से है? सो देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर करेक्ट आंसर है संचार विभाग, है ना। ये शेरशाह सूरी के समय के विभाग है। उनके समय में दीवान-ए-इंशा जो है संचार विभाग को कहा जाता था। तो राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? राजस्व विभाग को कहा जाता था विजारत, दीवान-ए-विजारत, दीवान-ए-विजारत कहा जाता था राजस्व विभाग को। दीवान-ए-आरिज, दीवान-ए-आरिज कहा जाता था सैन्य विभाग को। और दीवान-ए-रिसालत, दीवान-ए-रिसालत कहा जाता था विदेश विभाग को। और
दीवान ए इंशा कहा जाता था संचार विभाग को। अगला प्रश्न, दो अस्पा व सिंह अस्पा प्रणाली किस मुगल शासक ने चलाई? दो अस्पा व सिंह अस्पा प्रणाली किस मुगल शासक ने चलाई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? दो अस्पा सिंह अस्पा प्रणाली किस मुगल शासक ने चलाई? दो अस्पा सिंह अस्पा। सो करेक्ट आंसर है यहां पर जहांगीर। दो अस्पा सिंह अस्पा किसने चलाई? ये प्रणाली चलाई जहांगीर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वेद समाज की स्थापना किसने की? देखो पीएससी की आदत है एक क्वेश्चन वो सामाजिक सुधार जैसी संस्थाओं से पूछती हैं, तो बताइए वेद समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री, ज्योतिबा फूले, केशव चंद्र सेन या एमजी रानाडे? बताइए। तो करेक्ट आंसर है यहां पर सी, केशव चंद्र सेन। वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। और शिव नारायण अग्निहोत्री ये हैं देव समाज। देव समाज के संस्थापक है शिव नारायण अग्निहोत्री। ज्योतिबा फूले ये है सत्य शोधक समाज के। सत्य शोधक समाज के संस्थापक है ज्योतिबा फूले। वेद समाज के केशव चंद्र सेन। और एमजी रानाडे पुणे सार्वजनिक सभा, पूर्णा सार्वजनिक सभा के संस्थापक हैं एमजी रानाडे। ठीक है, ये पूर्णा सार्वजनिक सभा ये मेंस में तो अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा किसकी मदद से समाप्त की? ऑप्शन राजा राम मोहन रॉय, कर्नल स्लीमैन, एलन बरो या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा किसकी हेल्प से समाप्त करी? बताइए जल्दी से आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है कर्नल स्लीमैन, बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। कर्नल स्लीमैन की मदद से विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। और बाकी ऑप्शन देखें तो राजा राम मोहन रॉय की मदद से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, ठगी प्रथा को समाप्त किया कर्नल स्लीमैन की सहायता से। और एलन बरो ने दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत किया था 1843। ठीक है, और 1843 में ही पहली बार रविवार की छुट्टी शुरू हुई थी। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 में। किनके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई थी? 6 अप्रैल, 12 मार्च, 24 सितंबर या 16 अगस्त? कब शुरू हुई थी गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा? देख लेते करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 12 मार्च। 12 मार्च को गांधी जी ने यात्रा शुरू करी थी और 6 अप्रैल को यह हुई थी समाप्त। 12 मार्च को शुरू करी और 6 अप्रैल को यात्रा समाप्त हुई। और देखो 24 सितंबर भी एक इम्पोर्टेंट डेट है। 24 सितंबर 1932 इस तारीख को हुआ था पूना समझौता या पुणे पैक्ट। पुणे पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932। और 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया था, है ना। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया था 16 अगस्त 1932 को। और 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता। 12 मार्च को ये दांडी यात्रा शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को दांडी यात्रा खत्म हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में तक्षा किसे कहा जाता था? देखो पीएससी एक ना एक ऐसा टर्म का क्वेश्चन तो पूछता ही है। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछता है अक्सर।
और अक्सर वैदिक काल की टर्म्स ही पूछता है, तो बताइए वैदिक काल में तक्षा किसे कहा जाता था? गुप्तचर को, बढ़ई को, सूदखोर को या रहट को? गुप्तचर, बढ़ई, सूदखोर या रहट? देख लेते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है यहां पर बढ़ई। बढ़ई को कहा जाता था तक्षा वैदिक काल में। और गुप्तचर, गुप्तचर को कहा जाता था स्पर्श, स्पर्श कहते थे गुप्तचर को। सूदखोर को कहते थे वैकनोट, वैकनोट सूदखोर को कहते थे। और रहट को कहते थे अश्म चक्र, अश्म चक्र। वैदिक काल में रहट को अश्म चक्र कहते थे। फिर आगे गुप्त काल के समय में, बाकी उस समय में आपको रहट के लिए अरहट्टा शब्द भी प्रयोग किया गया है ना। बाकी वैदिक काल में तो इसको अश्म चक्र कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए मुस्तख राज, दीवान ए मुस्तख राज नामक नए विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? बताइए। दीवान ए मुस्तख राज, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? किसने शुरू किया था दीवान ए मुस्तख राज? सो देख लेते हैं यहां पर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है यहां पर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, नया विभाग बनाया था दीवान ए मुस्तख राज। और ये है वित्त विभाग है। ये दीवान ए मुस्तख राज कैसा विभाग है? ये एक वित्त विभाग है। और फिरोज शाह तुगलक ने, इन्होंने तो बहुत सारे विभाग बनाए, जैसे दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, दीवान ए खेरात, है ना, जैसे कई विभाग बनवाए। बलबन, बलबन ने कौन सा विभाग बनवाया था? दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज। और ये एक सैन्य विभाग था दीवान ए अर्ज, जो बलबन ने बनवाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था दीवान ए कोही। ये क्वेश्चन अभी मेंस में पूछा गया था 2021 मेंस में, दीवान ए कोही। तो दीवान ए कोही एक कृषि विभाग है, ये एक कृषि विभाग है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कवि भास ने लिखी है? बताइए, इनमें से कौन सी एक पुस्तक कवि भास ने लिखी है? मृच्छकटिकम, किरातार्जुनीयम, उत्तर रामचरित या स्वप्न वासव दत्ता? मृच्छकटिकम, किरातार्जुनीयम, उत्तर रामचरित या स्वप्न वासव दत्ता? आंसर आ तो रहे हैं, देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। करेक्ट आंसर है यहां पर कवि भास की पुस्तक है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता पुस्तक लिखी कवि भास ने, ठीक है। उत्तर रामचरित किसने लिखी? उत्तर रामचरित पुस्तक लिखी भवभूति ने। भवभूति ने उत्तर रामचरित मानस के अलावा और कौन सी पुस्तक लिखी है, कमेंट में बताइए। किरातार्जुनीयम लिखी है, ये किरातार्जुनीयम पुस्तक लिखी है लेखक भारवी ने। और मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी है शूद्रक ने। ये ध्यान रखिए, शूद्रक, किरातार्जुनीयम, भारवी, उत्तर रामचरित, भवभूति और स्वप्न वासव दत्ता, कवि भास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मुगल कालीन पुस्तक पादशाह नामा किसने लिखी? मुगल कालीन पुस्तक पादशाह नामा किसने लिखी? ऑप्शन है अब्दुल हमीद लाहौरी, भीमसेन, अबुल फजल और इनायत खान। अब्दुल हमीद लाहौरी, भीमसेन, अबुल फजल या इनायत खान? देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है यहां पर अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ने कौन सी पुस्तक लिखी? पादशाह नामा पुस्तक लिखी। ये मुगल कालीन पुस्तक है ना। और भीमसेन ने पुस्तक लिखी
नुस्खा ए दिलकुशा। कौन सी लिखी? नुस्खा ए दिलकुशा। और अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी? अकबरनामा पुस्तक लिखी अबुल फजल ने। और इनायत खान ने लिखी शाहजहांनामा पुस्तक लिखी इनायत खान ने। और भीमसेन ने लिखी नुस्खा ए दिलकुशा। और अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी पादशाहनामा। ठीक है, तो ये सारी मुगल कालीन पुस्तकें हैं। तो देखिए पीएससी मुगल कालीन पुस्तकें और दिल्ली जो सल्तनत कालीन पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों पे काफ़ी फोकस रहता है, उसका पूछता रहता है। तो थोड़ी जितनी भी मुगल कालीन और सल्तनत कालीन पुस्तकें आप एक बार याद ज़रूर कर ले, वे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अब देखिए आज बस यहीं समाप्त करते हैं इस क्विज़ को। कैसी लगी क्विज़ जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। और कल हम लेकर आएंगे यूनिट 3 के क्वेश्चन। कल हम यूनिट 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस महाअभ्यास सीरीज में आप सभी लोग बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।